आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गोलान हाइट्स को लेके। इजराइल ने कह दिया है कि गोलान हाइट्स पे जिस पे उसने अभी कब्जा किया है, प्रेसिडेंट बशर अल असद जो कि सीरिया के थे, उनके जाने के बाद अब पूरी गोलान हाइट्स उसके कब्जे में है। और ये वहाँ पे उसने कहा है कि अपनी उनकी जो पॉपुलेशन है उसको अब वो आने वाले समय में दुगना कर देंगे वहाँ के ऊपर। और इस समय उनके लगभग 30,000 लोग वहाँ रहते हैं, यानी 30,000 और लाके बसाए जाएंगे। और इसके मतलब ये है कि उनका पूरा इरादा ये है कि उस पर परमानेंट अपना कब्जा बनाने का। ये भी है कि उन्हीं ने कहा है कि स्ट्रेंथनिंग द गोलान स्ट्रेंथनिंग इसराइल, यानी इसराइल को अगर स्ट्रांग बनाना है तो गोलान को स्ट्रेंथ करो, यानी गोलान में लोगों को बसाओ। ये उनका मकसद है। लेकिन ये है कि ये गोलान हाइट्स जो थी, इसराइल ने 1967 की अरब इसराइली जो कॉन्फ्लिक्ट थी, यानी इजिप्ट सीरिया, उसमें इन्हीं ने इस पे कब्जा किया था। और उसके बाद 1981 में इसको अनेक्स कर लिया था, इसराइल का पार्ट बना दिया था और कह दिया था कि ये अब इसराइल का हिस्सा हो गई है। फिर उसके बाद 2019 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसने कह दिया कि डिक्लेयर कर दिया कि अमेरिका जो है वो इसराइल की सॉवरेनिटी उसके ऊपर जो है, नहीं, इसराइल की जो हुकूमत है उसके ऊपर सॉवरेनिटी जो है उसको वो को का जो उनका तो कहना ये था कि सॉवरेनिटी को वो सपोर्ट करता है, यानी अमेरिका ने उनको मान्यता प्रदान कर दी उस तरह से। यूनाइटेड नेशन के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है और यूएन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऑक्युपाइड टेरिटरीज है और इसराइल को कभी न कभी ये खाली करनी पड़ेगी। और अधिकतर देश इसी बात को मानते हैं। ग्लोबल साउथ के लगभग सभी देश इसको मानते हैं, शायद ही 2 4 6 होंगे। ये वही देश हैं जो छोटे मोटे हैं और अमेरिका पे बहुत निर्भर हैं, इसराइल पे भी निर्भर हैं। वही हमने देखा है, वो वोटिंग पैटर्न भी उनका इसराइल अमेरिका के साथ होता है जब भी होता है। तो वो उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि और कोई इसको मान्यता प्रदान करेगा। यूरोप के लिए भी ये मुश्किल काम होगा, इसलिए कि अगर यूरोप इसको मान्यता प्रदान करता है तो फिर उसको जो रशिया ने उसके ऊपर क्रीमिया के ऊपर कब्जा किया है, फिर उनको भी उसको भी मानना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता कि एक जगह एक कब्जे को आप मान लें, दूसरी जगह उसको ना माने। और भारत भी अवैध तरीके से अगर कोई मुल्क दूसरी की जमीन पे कब्जा करता है, भारत उसको नहीं मानता। भारत क्रीमिया को भी एक ऑक्युपाइड टेरिटरी मानता है। हमारी खुद जमीनें भारत की जो है वो चाइना और पाकिस्तान के कब्जे में है। भारत का जो है चाहता है कि बातचीत के माध्यम से इस मसले को हल किया जाए, लेकिन उसके पास आर्मी का ऑप्शन मौजूद है। अब ये देखना है कि कैसे, मतलब वहाँ पे ये सेटलमेंट के लिए उन्हीं ने $11 मिलियन भी एलोकेट कर दिए हैं, फॉरेनी डॉलर भी एलोकेट कर दिए गए हैं। अब दूसरी तरफ गौरतलब बात यह है कि जो अबू मोहम्मद अल जोलानी जो हैं, जो है हयतुत तहरीर अल शाम के लीडर हैं, जिन जो कि डिफेक्टो इस समय रूलर हैं सीरिया के, उन्हीं ने कहा कि वो इजराइल के साथ कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा ज़मीनों को खाली कराने के लिए। उसका जो मेन, उन्होंने कहा है कि उनका जो मेन इस वक्त ऑब्जेक्टिव है वो इजराइल को से लड़ना नहीं बल्कि सीरिया को बनाने का है। तो यानी अब जब जो इस वक्त वहाँ पे हुकूमत है जिसको पॉपुलर सपोर्ट भी काफ़ी हासिल है, जब वो स्वयं लड़ने पे या लेने पे तैयार नहीं, क्लेम भी नहीं कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर तो इजराइल जो जी चाहे करेगा। इजराइल वैसे भी दमिश्क से 20 किलोमीटर की दूरी पर उसने अपने कर रखे हैं, बहुत से गांव उसके अलावा भी कब्जे में कर लिए हैं उसने। अब ये देखना है कि अरब देशों का क्या रिएक्शन है। जाहिर सी बात है अरब देश इसका खंडन करेंगे और अरब लीग की भी मीटिंग इंडिविजुअली भी और अरब लीग की
कॉन्फ्रेंस और इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब एक के बाद एक रेजोल्यूशन पास कर देते हैं। इनके रेजोल्यूशन की कोई हैसियत तो होती नहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, और क्योंकि ये रेजोल्यूशन पास कर देते हैं उस पर कभी कोई बाद में ध्यान भी नहीं देते, कोई इम्प्लीमेंट भी नहीं होता उस रेजोल्यूशन का। अब एक और समस्या है, अगर लड़ना भी चाहे तो नहीं लड़ सकते अरब, इसी की किसी के पास सेना तो है नहीं। जो 3 बड़ी सेनाएं थी अरब देश में, एक थी इराक की, दूसरी थी सीरिया की, तो ये तो तीनों, और ये दोनों तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उनको ख़त्म कर दिया। इराक की सेना तो पहले ही ईरान से एक लंबी 8 साल की लड़ाई में भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी, और फिर बाद में अमेरिका ने लगातार बॉम्बिंग करके सेना ही ख़त्म हो गई, डिज़ोल्व हो गई। अमेरिकन ऑक्यूपेशन के बाद उन्हीं ने डिज़ोल्व कर दी। जो सीरिया की सेना थी वो खुद से डिसॉल्व हो गई, इसी के उसके पास पैसा ही नहीं बचा था, रेवेन्यू था ही नहीं। तेल के ऊपर अमेरिका का कब्जा था, बड़े हिस्से पे जो था वो इन मिलिटेंट का कब्जा था, जिनको के टर्की सपोर्ट कर रहा था। फिर उसके अलावा इजराइल ने इतने बड़े इस एरिया में कर लिया, और जितना पहले इजराइल ने जितने भी सीरिया के अंदर मिलिट्री असेट थे, बेसिस थे, एयरफोर्स के हों या नेवी के हों या सेना के हों, उन सबको ध्वस्त किया, और उनके पास जितना वेपन सिस्टम था उसको भी ध्वस्त किया। और अब ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो है वहाँ पे पॉपुलेशन डबल की जाएगी, और यानी सीरिया वहाँ से हटेगा नहीं। दूसरी बड़ी आर्मी इस समय जो मौजूद है वो इजिप्ट की है, और इजिप्ट के बाद मैं समझता हूँ जॉर्डन की भी अच्छी आर्मी है। इजिप्ट की आर्मी, इजिप्ट और जॉर्डन ये दोनों देशों के पहले भी बता चुके हैं बड़े घनिष्ठ संबंध इजराइल के साथ हैं, तो वो तो बोलने के नहीं। अब ये देखना है कि फिर गद्दाफी जो थे वो भी अमेरिकन पॉलिसी के विरुद्ध में थे, उनको भी उनका भी अंत हो गया, और वहाँ मुल्क टूट गया है, और 2 भागों में बट गया है, आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं बराबर। इसी के जब भी कोई अगर एक डिक्टेटर जाता है, चाहे सद्दाम हुसैन गए तो हमने देखा इराक पूरा कोलैप्स हो गया, क्योंकि उन्हीं के एक आदमी के ऊपर पूरी रिजीम डिपेंडेंट थी, वो हट गए तो रिजीम गई। सीरिया में बशर अल असद गए तो इनकी रिजीम, इनकी यहाँ तो पहले ही रिजीम चली गई, बाद में वो खुद गए। जब उन्हें देखा सेना ने लड़ने से इनकार कर दिया तो खुद भी मुल्क छोड़ के चले गए। फिर उसके बाद लीबिया में गद्दाफी को हटा दिया गया, मुल्क कोलैप्स हो गया। अरब देशों के साथ ये बड़ी समस्या है, इनके यहाँ ज्यादातर देश जो है उनके यहाँ ऑटोक्रेटिक रूल है, यानी एक आदमी का रूल होता है, और उसके साथ रिजीम होती है, यानी सेना और इन सब का समर्थक होता है, ये मिलके पूरा देश चलाते हैं। और वो उसमें ये होता है, अगर हेड ऑफ द स्टेट अगर हट गया तो धीरे धीरे फिर दूसरे पे सहमति नहीं होती, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं आपस में, सेना के अंदर भी और उसके अलग भी। तो इस तरह से एक और देश था जिसके पास बड़ी आर्मी है, वो सूडान। सूडान में ने आर्मी ने कू कर दिया, सत्ता में आ गई, अब आर्मी की आपस में लड़ाई हो रही है। हालांकि इस कू में बहुत बड़ा रोल कहा जाता है कि इजराइल का भी है। इसी के सेना जैसे ही सत्ता हासिल की सेना ने, वैसे ही उसने इजराइल को मान्यता दे दी, अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर लिया। तो अब देखा जाए कि एक बची है आर्मी जिसके पास काफी, 2 आर्मी बल्कि हम कहेंगे कि जो काफी मजबूत है। एक तो है ईरान और दूसरा है टर्की, ये दोनों नॉन अरब स्टेट्स हैं। टर्की के साथ मुश्किल ये है कि टर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, यानी अमेरिकन और यूरोपियन देशों का जो मिलिट्री अलायंस है उसका टर्की मेंबर है। तो वो तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जो नेटो के खिलाफ हो या इन देशों के खिलाफ हो। भले बात इजराइल के लिए बड़ी बड़ी करें, लेकिन वो अंदर खाने उनका कोऑपरेशन इजराइल के साथ जारी रहता है। ट्रेड भी चल रहा है, ग्रीस के थ्रू तेल भी जा रहा है, वहां से पानी भी जा रहा है, और ट्रेड भी हो रहा है इजराइल से। और फिर यही नहीं, सीरिया में तो दोनों ने मिले जुले होके, और फिर ये तीसरा जो मिलिटेंट ग्रुप था, इन तीनों ने मिलके कब्जा किया। तो अब टर्की तो लड़ने का सवाल नहीं, टर्की तो खुश है। अरब देश भी खुश हैं कि सीरिया से चला गया, अलग अलग वो है,
कुछ का जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है उनका मानना ये है कि तेल की पाइपलाइन वो ले जाना चाहते हैं यूरोप, और सीरिया से होके चली जाएगी तो अल्टरनेटिव सोर्स रहेगा। यूरोप को बहुत ज़्यादा तेल और गैस की ज़रूरत है, वो प्रोड्यूस पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये नहीं देख रहे कि सीरिया के टूट जाने के बाद और इराक की आर्मी के ख़त्म हो जाने के बाद ये प्रॉब्लम इराक में भी आ सकती है और ईरान में भी आ सकती है। और जो इनका नया न्यू मिडिल ईस्ट प्लान जो है इसराइल का, वो इराक तक जाने का है। तो और ये भी है कि इराक का भी वो विभाजन अमेरिका कहता है होना चाहिए। तो इन हालात में उनके साथ कैसे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। ईरान की आर्मी अभी भी मजबूत है और उनके पास काफी असलहा भी है, सब कुछ है, मगर क्या वो अमेरिका और इसराइल के साथ लड़ सकते हैं अकेले? ये संभव नहीं। अगर अरब सब मिल के सपोर्ट किया होता तो मैं समझता हूं कि सीरिया में ये सीरिया की ये दशा ना होती। और दूसरी बात ये कि इसराइल को मजबूर होना पड़ता एग्रीमेंट करने के लिए सीज फायर, और यही नहीं बल्कि फिलिस्तीनी स्टेट भी गठन की बात आगे बढ़ सकती थी। इसलिए कि हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से क्षति पहुंचाई थी और फिर उसके बाद जो हुती रेबल्स ने अपना चारों तरफ जो एरिया था लाल सागर का, रेड सी जिसे कहते हैं, वहां पे डिस्टर्ब कर दिया था, एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी। लेकिन मुश्किल ये है कि न तो ईरान को पता था और ना ही रशिया को इस बात का इल्म था कि सीरियन रिजीम्स तो कोलैप्स हो रही है। इतनी बड़ी उनके साथ वो हुई है इंटेलिजेंस फेलियर जिसकी कोई कोई हद ही नहीं है। और फिर यह है कि अरब ने कह दिया कि हम तो न्यूट्रल हैं, वो अलग बैठे तमाशा देख रहे थे, सीरिया गिर गया, अब मुसीबत सब पूरे अरब देश की आ गई। अब पूरा अरब देश के ऊपर इसराइल का वर्चस्व होगा, इसराइल को मानना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये भी है कि ये कब्जा तो अब तब तक रहेगा जब तक कि अरब देशों में मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ आता है। इसलिए कि ये जो आतंकवादी या मिलिटेंट ग्रुप्स हैं या इस्लाम के नाम पे जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो एक ज़माने से इनका साठगांठ अमेरिका से रही। इन्हीं ने जितने भी एक्शन किए हैं उससे केवल अमेरिका इसराइल का फायदा हुआ है। इन मुल्कों को कमज़ोर बनाना या अराजकता फैलाना, यही काम इन्होंने किया। इनके पास कोई वैसा एजेंडा नहीं था डेवलपमेंट का, और आज भी नहीं है। और ये जो हयातुत तहरीर अल शाम आई है, इसके पास भी मुझे नहीं लगता कि कोई एजेंडा होगा डेवलपमेंट के लिए। 50 लोगों का ग्रुप है, 50 छोटे ग्रुप हैं, 4 बड़े ग्रुप हैं। पावर शेयरिंग में डर इस बात का सबको लगा है कहीं झगड़े आपस में ना हो जाएं और अलग अलग जगहों पे ये कब्जा न करने लगे। ये अरब बिल्कुल इस समय तो ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया में आके किया था, अब अमेरिका उसी तरह बिहेव कर रहा है मिडल ईस्ट के अंदर या पश्चिम एशिया के अंदर। एक के बाद एक राजा जैसे इंडिया का गिर रहा था, ये सपोर्ट ब्रिटेन को कर रहा था, उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है कि एक के बाद एक हुकूमत गिर रही है और कुछ सोच रहे हैं कि वो अगर इजराइल से दोस्ती कर लेंगे तो वो संभल जाएंगे। वो भी गिर रहे हैं और ये भी गिर रहे हैं, किसी का कोई फायदा नहीं है। फायदा जो कुछ भी हो रहा है वो अमेरिका का हो रहा है, और ऐसा लगता है कि अमेरिका बहादुर जल्दी ही इस तेल के कब्जे पे के फिराक में है और वो ईरान को आने वाले समय में बिन प्रेसिडेंट जो अमेरिका के इस समय प्रेसिडेंट है, उन्हीं ने तो सीरिया को ध्वस्त करा दिया, लेबनान को कमजोर कर दिया। अब जो है प्रेसिडेंट, नया जो प्रेसिडेंट आएगा वो यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जब बनेंगे अमेरिका के प्रति, वो उन्हीं ने कहा कि वो ईरान से डील करेंगे, ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करेंगे। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के मतलब ये होते हैं कि पूरे ईरान में चारों तरफ हर तरफ बॉम्बिंग करो, जहां भी हो हर जगह वो जैसे डिक्लेयर कर देंगे कि यहाँ भी है वहां भी है और हर तरफ बॉम्बिंग, और उसमें होगा तो सबकी अब खैर नहीं, सब बैठे एक। मुझे लग रहा है कि उसके बाद सऊदी अरेबिया का क्या हशर होगा ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। जल्दी हम एक नया पॉडकास्ट आपके साथ लेके आएंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर इसको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे प्रमोट भी कीजिए। धन्यवाद।